जय हिंद। मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है बच्चों की डिमांड पर। टर्म फर्स्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का। बच्चों, आपके लिए हम गृह विज्ञान का लेके आ रहे हैं, तो प्रॉपर इसे देखना भी है और उनको शेयर भी करना है जिनके पास ये मतलब ये सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जान लेते हैं यहीं पर, ताकि जब हम एग्जाम दें ना तो वो उतनी जो चीजें लिखी रहती हैं, जैसे कि 55 प्रश्न आने हैं, कितने मार्क्स का है, वहां पढ़ करके हम अपना समय व्यर्थ ना करें, डायरेक्टली क्वेश्चन करें। इसलिए यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो 35 मार्क्स का लगभग आएगा, समय आपको 90 मिनट मिलेगा, कुल 55 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का नहीं 0.77 यानी कि 7 प्रश्न का है। ठीक है, पूरे पूरे 1 का नहीं है। इसको कितने खंडों में बांटा गया? 3 खंडों में बांटा गया। 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 करने होंगे। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी 20 करने होंगे। और सेक्शन सी में केस स्टडी के बेस पर आएगा, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 हमें करने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हमें कितने प्रश्न? 55 है। और करने कितने? 20 और 20 40 और ये 5 45 45 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सारे के सारे करने हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम सारे को सारे समझेंगे। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर कि जैसे कि 25 में से 20 करने हैं, तो यहाँ पर आप केवल मैक्सिमम इस सेक्शन के अंदर 5 ही छोड़ सकते हैं। आप ये सोच के चलते हैं कि एक्स्ट्रा मैं इसमें कर दूंगा, इसमें मैं 7 छोड़ दूं, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा, फिर उसके मार्क्स कट जाएंगे आपके। अगर 5 छोड़ते हैं तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले सेक्शन ए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये रहा, सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किस संसाधनों की श्रेणी में आते हैं? यानी कि हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, रोड आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज? ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्सेज, बी इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सी नेचुरल रिसोर्सेज या फिर डी कम्युनिटी रिसोर्सेज। यहाँ पे जो इंग्लिश है ना बच्चों, बहुत सरल है। इसके अंदर हमें ना हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा, अगर आप हिंदी मीडियम से तो केवल हिंदी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसका मतलब हमें पता रहेगा, तो हमारी इंग्लिश ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो हमें जानने की कोशिश क्या कर रहा है कि ये जो संसाधन हमारे पास, सड़कें हो गया, चिकित्सालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये प्राकृतिक संसाधन है कि सामुदायिक संसाधन है या मानवीय संसाधन है? स्वाभाविक सी बात है, सड़कें का इस्तेमाल सब कोई करता है, चिकित्सालय हॉस्पिटल का इस्तेमाल सभी करते हैं, लाइब्रेरी का यूज भी हर एक व्यक्ति करता है। तो इस तरीके से ये कौन सा हुआ? ये कम्युनिटी रिसोर्सेस हुआ, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामुदायिक संसाधन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गृह विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में गलत है? जो गलत है हमें वो बताना है। ये कह रहा है विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनने में मदद मिलती है। बी कह रहा है विद्यार्थियों का अच्छे रहन सहन व पोषण संबंधी ज्ञान वर्धन होता है। सी कह रहा है विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास होता है। डी कह रहा है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह केवल लड़कियों के लिए ही होता है। तो कौन सा गलत है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर केवल क्या ये लड़कियों के लिए ही होता है? ऐसा तो फिर नहीं है भाई, क्योंकि ये सभी के लिए होता है। तो इस हिसाब से इसका सवाल का जवाब हमें साफ साफ नजर आ रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्या कह रहा है? वह विशेषताएं जो किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाती है क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पहचान, बी सामाजिक पहचान, सी शारीरिक पहचान या फिर डी संज्ञानात्मक पहचान। अब पूछा क्या जा रहा है? वो विशेषता जो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, तो क्या चीज है? कौन सी ऐसी चीज होती है हर एक लोगों के अंदर कि दूसरे से अलग बनाती है? जैसे कि मैं हूं और एक आप है, तो हम दोनों में अंदर ऐसी कौन सी पहचान है, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करती है? तो वो है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी यानी व्यक्तिगत पहचान। मेरे माता पिता कोई और, मेरे अंदर जो डीएनए है वो कुछ और, मेरे जो जीन है वो कुछ और, इसी प्रकार से आपका कुछ और। इसी तरीके से पर्सनल आइडेंटिटी से हम दोनों एक दूसरे से अलग साबित होते हैं। 4, औद्योगिक स्तर पर कपड़े पर की जाने वाली प्रिंटिंग का नाम बताइए। यानी कि जो इंडस्ट्रियल स्केल पर की जाती है, मतलब औद्योगिक लेवल पर, स्टेंसिल है, ब्लॉक है, स्क्रीन है या फिर रोलर है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रोलर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये क्या, ये जो फैब्रिक होता है ना, ये इंडस्ट्रियल स्केल पर की जाती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि जो उद्योग होता है वो किस लिए होता है? व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए होता है ना।
तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्या करें, विपरीत कार्य वाला कपड़ा जिसमें सूत के जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिजाइन होते हैं क्या कहलाता है? एंड ओपन वर्क फैब्रिक इन विच नेटवर्क ऑफ यार्न फॉर्म इनटू इंटीग्रेट डिजाइन इज कॉल्ड नेट्स, ब्रेडिंग, लेसेस या फिर नेटेड फैब्रिक यानी कि बुने हुए कपड़े। मेरे ख्याल से इसका जवाब भी काफी बच्चे दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि सूत के जाल से बनाए गए, तो सूत के जाल से बनाए गए जो होते हैं वो हमारे लेसेस वाले होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। छठा क्या कह रहा है, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा करियर का विकल्प नहीं है? डाइटिशियन, ब्यूटिशियन, आंतरिक सज्जाकार, फैशन डिजाइनर। डाइटिशियन, ब्यूटिशियन, इंटीरियर डेकोरेटर या फिर फैशन डिजाइनर। और जब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, अंतर्गत कौन करियर का विकल्प नहीं है गृह विज्ञान विषय के अंदर। अब जो गृह विज्ञान जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास है, तो उनमें से कौन सी चीजें हम नहीं बन सकते हैं, हमें ये बताना है। तो मेरे ख्याल से अगर डाइटिशियन की बात करूं, डाइटिशियन यानी खाने से संबंधित, बिल्कुल बना जा सकता है। ब्यूटिशियन की बात करूं तो मेरे ख्याल से कि ब्यूटी की चीजें के बारे में यहाँ बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता। यहाँ पे हम ब्यूटी चीजों के बारे में कि कैसे मेकअप करना है, कितना लगाना है, ये चीजें इसमें नहीं बताया जाता। तो हम डाइटिशियन तो बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं, लेकिन ब्यूटिशियन नहीं बन सकते। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें क्या करें, निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहलू नहीं है? प्रबंधन का प्रक्रिया का पहलू नहीं है। नियोजन, आयोजन, विनियमितता या फिर नियंत्रण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विनियमितता यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, विनियमितता, ये आपका प्रबंधन प्रक्रिया का पहलू नहीं है, एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। आठवां, जब रेशो को सूत में बदला जाता है तो रेशो के साथ जोड़ने के लिए बंटे बनाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि when fiber are transformed into yarn, the twists are added to the hold them together, which are known as, तो उसे क्या कहते हैं? MPI, TPI, ZPI या फिर LPI। तो आठवें का सही जवाब आपका हो जाएगा TPI। क्या कहा जाता है उसे? TPI कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा, वीडियो तंत्र जो कंप्यूटर और वीडियो का एक संयोजन है, यानी वीडियो तंत्र की बात कर रहा है वो किसका है? कंप्यूटर और वीडियो का एक संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, और मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग करता है, मल्टीमीडिया अप्रोच का यूज करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्लूटूथ कहते हैं, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो यानी कि इंटरैक्टिव वीडियो, दूर सम्मेलन यानी कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या फिर माइक्रो कंप्यूटर। क्या इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है आपका इंटरैक्टिव वीडियो। क्या हो जाएगा आपका? पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो। पारस्परिक क्योंकि एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका ख यानी कि बी इंटरैक्टिव वीडियो हो जाएगा। 10वां प्रश्न, मानव जीवन की किस अवस्था के दौरान स्वयं संबंधी विवरण संपूर्ण अर्थों में होता है? यानी वे स्वयं की तुलना अन्य से नहीं करते। शैशव काल में ऐसा होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, या फिर किशोर अवस्था एडोलसेंस। तो वो कौन सा स्टेज जिसमें जो ह्यूमन होता है वो दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करता, कंपैरिजन नहीं करता? तो इसका जवाब मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे दे दें। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जब हमारा चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी में तो हमें कुछ नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है वहाँ पे हम कभी कंपेयर नहीं करते, वहाँ पे अपने में मजे में रहते हैं। हम जो खाने को मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, जो खेल खेल रहे, सब में मजा आता है। वो उम्र ही हमारी 5 से 6 वाली इतनी जबरदस्त होती है, क्योंकि हम कंपेयरिंग करते हैं, यार तू गोरा है, मैं काला हूँ, तू हाइट लंबी हो गई, मेरी छोटी हो गई। ऐसा कुछ नहीं करते उस समय। जब बड़े होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घुसती जाती है, फिर हमें कंपैरिजन का मतलब पता चलता है और इस वजह से हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे से। 11वां, दर्शकों से प्राप्त टेलीविजन कार्यक्रमों की रेटिंग या उत्तमता निर्धारण बिंदु, जिसे हम TRP कहते हैं, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस घटक का एक उदाहरण है? TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट कहा जाता है, जिसके बेस पर हम कहते हैं कि हाँ, अपने न्यूज में सुना होगा कि इस चैनल की TRP गिर गई है, या अपने जब आता है ना बिग बॉस, कलर्स पे बिग बॉस जाता है, या फिर कमांड नाइट्स विद कपिल, तो या फिर कोई न्यूज चैनल हो गया, तो अलग अलग जितने भी सीरियल्स आते हैं तो उसी के बेस पर उनको TRP मिलती है, जिसकी TRP जितनी ज्यादा, इसका मतलब लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? ये पूछ रहा है कि संचार प्रक्रिया के नियमों में से किस घटक का एक उदाहरण है? ग्राही, प्रतिपुष्टि, संदेश या फिर चैनल? तो 11वें का जो सही जवाब आपका है प्रतिपुष्टि। ये फीडबैक होता है,
उसी के बेस पर तभी तो लोग कहते हैं ना कि हमें ये पसंद आ रहा है, हमें वो कम पसंद आ रहा है। उसके आधार पर वो क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं। तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जिसकी ज्यादा होती है, इसका मतलब लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 12वां, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े सीधे रेशे से बनाए जाते हैं? फेल्टर्स, विस्कोस, एक्रिलिक, स्पेंडेक्स। तो कौन सा फैब्रिक है जो डायरेक्टली फाइबर से बनाया जाता है? तो वो है आपका फेल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 13वां, निम्न में से कौन सा विकल्प लड़कियों में यौन परिपक्वता का सूचक नहीं है? मासिक धर्म, बगलों और जांघों में बालों का आना, आवाज में स्पष्ट परिवर्तन, या फिर अधिकतम वृद्धि की आयु। अभी पूछ रहे हैं कि कौन सा विकल्प है जो लड़कियों में यौन परिपक्वता यानी कि आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी इन गर्ल्स का सूचक नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये चीज आ गई, गर्ल्स में चेंजेस हो गए तो वो अडल्ट हो गई है। तो वो मासिक धर्म है, या फिर बगलों जांघों में बालों का आना, आवाज में स्पष्ट परिवर्तन, या फिर अधिकतम वृद्धि की आयु। सही जवाब है आपका आवाज में स्पष्ट परिवर्तन, यानी कि जो उनकी आवाज होती है ना वो परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। 13वीं का सी जो जवाब है वो आपका ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 14वां। ये कह रहा है जीवन की किस अवस्था में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है? एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ डज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली डेवलप? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या अडल्टहुड? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होती है? जो हमारी किशोर अवस्था से आगे की अवस्था आती है उसे हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था में हम अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होते हैं, मतलब मैच्योर हो चुके होते हैं, इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस। 15वां, समय अनुसार कार्य को देखने का साधन क्या कहलाता है? चरम भार अवधि, कार्यवर्ग, विश्राम अंतराल की अवधि, या फिर कार्य का सरलीकरण? व्हाट इज डिवाइस कॉल्ड टू ट्रेस द वर्क ओवर टाइम? तो 15वें का सही जवाब आपका हो जाएगा वर्क कार्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी कार्य वर्क हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं फटाक से। 16वां क्या कह रहा है? उत्प्रेरण रुचि किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? मोटिवेशन, इंटरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेस? ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, शेयर्ड, या फिर नेचुरल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ह्यूमन, यानी कि मानव। 17 क्या कह रहा है? कविता अपने मनोरंजन के लिए संगीत सुनना बेहद पसंद करती है। बहुत अच्छी बात है। पारस्परिक प्रक्रिया के आधार पर ये किस प्रकार का संचार है? एक तरफा, दो तरफा, अंत व्यक्तिक संचार या अंतर संस्था संचार? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन? अब मैं केवल आप ही की बात करता हूँ कि आप गाना सुनना पसंद करते हो, तो क्या आप गाने सुन के साथ उस गाने वाले को कुछ बोल भी पा रहे हो? नहीं बोल पा रहे हो ना, हम केवल एक सुन पा रहे हैं। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वन वे कम्युनिकेशन है, आप केवल सुन पा रहे हो, उसको जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो साफ जवाब इसका आंसर है हमारा ए हो जाएगा। क्रियान्वयन का क्या अर्थ है? संसाधनों की एकत्रित करना, योजना को क्रियाशील बनाना, कार्य का विभाजन, या फिर नियंत्रण? क्रियान्वयन का मतलब हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, पुटिंग अ प्लान इनटू एक्शन, या फिर डिवाइडिंग एक्टिविटीज टू अचीव, या फिर डी कंट्रोलिंग? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पुटिंग अ प्लान इनटू एक्शन, यानी कि योजना को क्रियाशील बनाना। और पूछा क्या इसने? क्रियान्वयन। तो जब भी इम्प्लीमेंटेशन का, इम्प्लीमेंट का मतलब हो, इम्प्लीमेंट से समझ में आ रहा है बच्चों कि जो चीज से हमने प्लान बनाया अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यानी कि एक्शन में लाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 19वां क्या? 19वां पढ़ते हैं, उसका जवाब देते हैं। जवाब फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कम्स अंडर माइक्रोन्यूट्रिशन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा, वसा खनिज लवण, यानी फिर विटामिन खनिज लवण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन खनिज लवण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां, व्यक्ति अपने जीवन की किस अवस्था के दौरान पहचान की संगठित भावना को महसूस करता है? शैशव काल, यानी कि आपका इन्फेंसी, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस, या फिर मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एडोलसेंस। निम्न में से आधुनिक संचार का कौन सा माध्यम है? कठपुतली, पोस्टर, मोबाइल फोन, या पत्र पत्रिकाएं? अब ये आधुनिक पूछ रहा है ना, तो आधुनिक में हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है?
हम आजकल चीजें जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सबसे बढ़िया जरिया कौन सा बन रहा है? मोबाइल फोन बन रहा है ना। मोबाइल ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है, घर बैठे बैठे मार्केट को ला दिया है। 22वां क्या करें? प्रभावी समय प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव कौन सा है? समय प्रबंधन यानी कि टाइम का मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। वो आपका एक विस्तृत योजना बनाई चाहिए। फुर्सत के समय के लिए प्रावधान नहीं रखें। किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाएं। पहले वैकल्पिक गतिविधियों को पूरा करें। तो मेरे ख्याल से जो मेरे अकॉर्डिंग है, इसमें क्या करें? किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाइए या एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या जवाब हो सकता है बच्चों? इसमें जो सवाल दिए गए ना, बहुत ही सिंपल दिए गए हैं। अगर हम किताब नहीं भी पढ़े ना, मेरे ख्याल से तभी भी हम इसका जवाब दे सकते हैं। सिंपल सा है कि जो भी हम कार्य करना चाहते हैं ना, उसको हम पहले से तय कर लें कि किस समय पे कितना है और कैसे करना है, तो वो समय का एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। इस बार भारत में कुपोषण का दोहरा बोझ के क्या करना है? अल्प पोषण और अंधापन, अति पोषण और बोनापन, अल्प पोषण और अति पोषण, या फिर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो सही जवाब है आपका अन्य पोषण और अति पोषण, यानी कि अल्प पोषण और अति पोषण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ये हमारा कुपोषण का दोहरा बोझ है। या तो बहुत कम हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है। जैम, अचार बनाना या जड़ी बूटियों उगाना एक डैश गतिविधि कौन सी गतिविधि कहलाएगी? ऐच्छिक, मासिक, साप्ताहिक या फिर दैनिक? अब दैनिक तो हो नहीं सकती क्योंकि अचार हम रोज तो नहीं बनाते। साप्ताहिक भी नहीं हो सकती। फिर क्या हो सकती है? क्या ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हमारी इच्छा पर ही निर्भर करता है। ठीक है। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम एम्स कहते हैं, किस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल को उदाहरण है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी या फिर इंटरनेशनल? तो जो हमारा एम्स है ना, वो तीनों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेरिटरी सही जवाब हो जाएगा। सेक्शन बी आप पे आगे हम 26वां, स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अच्छा होने की स्थिति है। ये केवल रोगों अथवा अशक्तता के ना होने की स्थिति नहीं है। पहली बार ये परिभाषा किसने दी थी और कब दिया था? ICMR 1928 में दिया था, WHO ने 1948 में दिया था, ICMR जो कि इंडिया का ही, ध्यान रखना, 1998 में दिया था, या फिर WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 1968 में दिया था। तो सबसे पहले किसने दिया था और कब दिया था? तो इसके बारे में सबसे पहले जो बताया गया था ना, WHO ने बताया था 1948 में। कब बताया था? 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब 27वां, चित्र को सुझाए कि वे किस प्रकार हाथ तथा शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन कर कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं, यानी कि उसको इजी बना सकते हैं अपने हैंड और बॉडी मूवमेंट से। व्यर्थ क्रियाओं को भी कार्य में शामिल करना, अपने मन के अनुसार बिना क्रम के कार्य करना, शरीर को उचित मुद्रा में रख कर कार्य करना, या फिर कार्य में अकुशल होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, शरीर को उचित मुद्रा में रख कर कार्य करना। इससे क्या होगा? इससे जो हमारा जो बॉडी है वो पेन नहीं करेगा और हम ज्यादा समय तक एक्टिव रह करके कार्य कर सकते हैं। 28वां, राजू ने घर पर एक दोस्त को अपने विशेष ग्रिल्ड पनीर सैंडविच परोसने के लिए आमंत्रित किया। ग्रिल्ड पनीर सैंडविच, अरे वाह। उसने ताजा मेयोनेज तैयार किया, सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोया, काटा, पनीर के बारीक टुकड़े भी डाल दिए और सैंडविच सेट करने के लिए अंत में डबल रोटी के डब्बे को खोला तो पाया वो खाली था। ओहो, तो बड़ा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब पहचाने ये प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण से चूक गया? यानी स्टार्टिंग तो एकदम ठीक था, लेकिन जो एंड का स्टेज आया ना, वहां पे बेचारा रह गया। बट खाया तो तभी भी होगा, लेकिन मजा नहीं आएगा उतना। मूल्यांकन, आयोजन, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, या फिर कार्यान्वयन? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ सी बात है कि जो आयोजन था वो कहीं ना कहीं अधूरा था, क्योंकि अगर आयोजन हमारा सही होता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा सही होता, तो सभी चीज हमें मिल जाता और हम पूरा कर पाते उस काम को। ठीक है, मिलान करिए। अब हमें मिलान करना है कि कौन सा किसका जवाब सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। बेसिकली जो मानव विकास है वो आपका संबंधित है मानव जीवन की अवस्थाओं से। ठीक है, भोजन एवं पोषण वो आपका है खाद्य संरक्षण। ठीक है, कपड़े और वस्त्र, तो कपड़े और वस्त्र आपके हैं तंतु विज्ञान
और संचार व विस्तार ये आपका ये कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन। इसका मतलब हमारा सी करेक्ट आंसर है। तीसरा, तैयार कपड़े को सीधा और चिकना करने की परिष्करण प्रक्रिया का क्या नाम होता है? सल्फराइजेशन, कैलोड्रिंग, ड्राई क्लीन या मर्सराइजेशन। तो मर्सराइजेशन या फिर ड्राई क्लीन क्या लगता है? किसने बच्चों ने पढ़ा है? जल्दी जवाब दीजिए। नहीं पता कोई बात नहीं, हम बता देते हैं ना। इसका सही जवाब है आपका कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग है जो तैयार कपड़ों को सीधा और चिकना करने की परिष्करण प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं फिनिशिंग प्रोसेस। 31, रीना एक शिक्षिका है। वह अपने स्कूल में बच्चों और माता पिता को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है? एक तरफा जनसंचार, अंतर व्यक्तिक संचार या अंतः व्यक्तिक संचार, यानी कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर अलग होता है और इंटर अलग होता है, ये ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना बच्चों? तो सही जवाब इसका हो जाएगा इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अपने परिवार के माता पिता को बताना चाहती है तो वो आंतरिक होगा, इसलिए अंतर व्यक्तिक संचार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इन भोज्य पदार्थों का कम मात्रा में सेवन कई बीमारियों को कम करने में सहायक है। वसा और तेल, दालें और फलियां, चीनी और नमक, फल और सब्जियां। अब क्या कह रहा है? कौन सा पदार्थ है जिसकी बहुत ही कम मात्रा में सेवन करना है ताकि हम बीमारियों से बच सके? तो पता है सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ऑयली प्रोडक्ट खाना, यानी कि जो हमारे फैट होता है, ऑयल्स होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी बीमारी को बढ़ाती हैं। तो जैसे फैट, ऑयल हो गया, दालें और फलियां, ये तो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। चीनी, नमक, इसका ज्यादा भी नुकसानदायक होता है, शुगर का कारण हो सकता है। ज्यादा नमक शरीर को खराब करता है, इससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं। तो 32वें का जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी। आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाते हुए कौन से निम्न चरणों पर ध्यान देंगे? वर्तमान स्थिति, लक्ष्य, विनम्रता या सुलभता। मेरे ख्याल से इसका जवाब आप जब खुद ही दो, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा है ना, और अभी आप वही कर रहे हो। अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो ना, तब तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तब तो गड़बड़ है। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए आपको वर्तमान स्थिति को देखते हुए विनम्रता, यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी। जैसा पहले था वैसे मत रहो, अपनी सिचुएशन को देखो और उसके अनुसार अपने में बदलाव करो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्या कहना है? इसमें से कौन से पहचान के तत्व हैं? हमें ये बताना है। स्वयं संकल्पना, आत्म प्रभावकारिता, स्वाभिमान या फिर आत्म पदोन्नति। इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी? सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ प्रमोशन। तो क्या लगता है इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब भी आपका सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम। 35वां, ऊन के रेशों के संसाधन में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के नाम बताइए। कतरना, कार्बनीकरण, अपगलन या फिर ओटाई। तो क्या इसका सही जवाब? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर एक। फटाक से बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा, कतरना और कार्बनीकरण। इसमें भी हमें वही बताना है। राधा गलत भोजन संबंधी आदतों के कारण बीमार रहने लगी। अब हमें यह बताना कि कौन सी संभावित आदतें थी जिसकी वजह से वो बीमार हुई। पोषण पर ध्यान देना, ये तो सही आदत है। उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना, ये भी सही आदत है। आहार के गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि और आहार का गलत संयोजन, हाँ, तो इसी वजह से रहा होगा। उन्होंने गलत आहार लिया होगा, विकल्प के प्रति जो अभिरुचि रही होगी वो गलत रही होगी, इसी वजह से वो बीमार पड़ी ना। अगर सही करते तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसका मतलब तीसरा और चौथा गलत है। तो इसमें कौन सा बता रहा है? ये बता रहा है ये सी। 37, इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार वर्गीकृत किया गया है? श्रव्य, दृश्य, मौखिक, गैर शब्दिक। तो इसमें से पहला दूसरा ठीक है, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या फिर पहला और चौथा। तो क्या लगता है क्या जवाब होना चाहिए इसका? जवाब इसका सिंपल है, का है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, श्रव्य और दृश्य, ऑडियो एंड विजुअल। ये जवाब 30। रिया अपने सफेद दुपट्टे को रंगवाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। गृह विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उसे उन कारकों के बारे में हमें बताना है जो दुपट्टे की रंगाई को प्रभावित करते हैं। रेशे की रासायनिक प्रकृति,
ड्राई की रासायनिक प्रकृति, रेशे की लंबाई, सूत्र संख्या। तो पहला और दूसरा ठीक है, दूसरा और तीसरा सही बोल रहा है, तीसरा चौथा सही बोल रहा है, या फिर पहला चौथा सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, हमें वो जवाब देना है। करेक्ट आंसर आपका पहला ही है, यानी कि रेशे की रासायनिक प्रकृति और डाई की रासायनिक प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्या करें, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर में जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? इलेक्ट्रोलाइट डिस्पेंसर, जल स्वीटनर चैम्बर, सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर, या फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब इनमें से कोई दो ठीक है, लेकिन इसमें से ऑप्शन करेक्ट कौन सा है हमें ये बताना। करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड और फोर्थ। 40 अभिकथन और उसके कारण। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझाया गया है। गृह विज्ञान में मानव और समाज के पर्यावरण के बीच, बात तो सही, यही चीज बताई गई गृह विज्ञान के अंदर। तो कारण क्या है? गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पशुओं का विकास करना। बात भी सही है, क्योंकि गृह विज्ञान चाहता है कि आपसे ये चाहता है कि व्यक्ति का जो जीवन है संपूर्ण पशुओं का विकास कर सके। क्या ये सही है? जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, मतलब जो जिनके पास सब्जेक्ट है होम साइंस, अगर वो केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि पास हो जाए, तो फिर बेकार है होम साइंस का। क्योंकि होम साइंस आपको साइंस से रिलेटेड, होम से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताता है, जो आपके मस्तिष्क को बहुत विकसित करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। सही जवाब इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असर्शन और रीजन। अभिकथन और रीजन दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन बात दोनों ठीक है। फिर से हमारा भाई, किशोर अवस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं, जिनका एक विशेष क्रम होता है। मानव शरीर का विकास एक निश्चित व समान क्रम में होता है। अब हमें ये बताना है क्या दोनों बातें सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, या फिर अगर दोनों गलत हैं तो फिर सही क्या है। मतलब दोनों अगर सही हैं तो फिर क्या जो कारण है वो सही बता रहा है तो बिल्कुल सही, हमारा दोनों को दोनों सही है, और जो कारण है वो भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इस हिसाब से ये ठीक है, आंसर हो जाएगा 42। अभिकथन, योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। गलत बात है, बिल्कुल करना चाहिए यार। कारण, लक्ष्यों की प्रभावी ढंग से प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना आवश्यक है। हाँ, रीजन तो ठीक है, दोनों बातें अलग अलग कही जा रही है, लेकिन इसमें से ये वाली बात अपनी जगह सही नहीं है, जो असर्शन है उसकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन रीजन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ये बात भी हमें पता है। तो इस हिसाब से 42 का फिर आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो असर्शन है वो गलत है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी। 43, संचार माध्यमों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया। ये तो गलत बात है, अवरुद्ध थोड़ा किया, ब्रेक थोड़ी ना लगाया, उसको तो और बढ़ा रहे हैं ना। संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है। उत्प्रेरक हम कह सकते हैं कैटलिस्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये एक बहुत बढ़िया चीज है हमारे देश के लिए, इवन किसी भी देश के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो असर्शन है मैंने आपको कहा कि ये गलत है और ये बात सही है, तो इसलिए ए गलत है लेकिन आर सही है। 44 क्या कह रहे हैं? अब दो कथन है, स्वयं में समर्थ और सक्षम महसूस करना मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव है। बिल्कुल ठीक है, हमारे अंदर कैपेसिटी हम फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया है। सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय बच्चों तथा वयस्कों में सकारात्मक समायोजन करने में योगदान देते हैं। सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय ये बच्चों और वयस्क यानी कि बड़ों दोनों में सकारात्मक समायोजन करने में योगदान देते हैं। क्या ये बात सही कह रहा है? तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन इसमें से जो ये बात है ये वाली असर्शन और कारण दोनों ठीक कह रहा है, लेकिन जो ये रीजन है ना, रीजन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये अलग कह रहा है, ये अलग कह रहा है, लेकिन बात दोनों ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए और दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है हमारा अभिकथन का। 45वां अभिकथन कह रहा है, भवन में रोशनी केवल प्राकृतिक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, और कारण है रोशनी प्रकाश देती है और स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है। दोनों बात ठीक कह रहा है। अगर दोनों बात ठीक कह रहा है तो इस हिसाब से हमारा दोनों ठीक होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो है ना, भवन में रोशनी केवल प्राकृतिक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भवन में सिर्फ हम जो सन है, सूरज, क्या उसी से रोशनी आती है हमारे घर में? रात में सूरज नहीं होता ना, तो रात में रोशनी कौन देता है?
वो हमारा देता है बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी। तो जरूरी नहीं कि ये हमारा प्राकृतिक होगा, ये हमारा कृत्रिम हो गया। तो दोनों से हम अपना मतलब रोशनी लेते हैं। तो इसलिए ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न 46, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। सभी साधन सीमित है और ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो 46 का ए ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों बात सही कह रहा है इसलिए, और आंसर भी बिल्कुल ए ही है। आहार जनित बीमारियां तब होती है जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव विद्यमान हो। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अनुसूचित भंडारण, संदूषित उपकरण और व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी या भोजन बनाने या खाने के खराब तरीकों से रोगजनक सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है। जब दोनों बात सही है तो दोनों बात ठीक ही है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48, नीचे दिए गए 2 कथनों के भी कथन है। कमरों में वायु का परिसंचरण अनिवार्य है, यानी कि कमरे के अंदर वायु आना चाहिए, हवा आनी चाहिए। अब जो वायु कमरों के तापमान को नियंत्रित करती है, हाँ ये मानता हूँ, ये हमारे कमरे के तापमान को बढ़ाती भी है और कम भी कर सकती है। गर्म हवाएं आ रही हैं तो बढ़ाएगी, ठंड हवाएं आ रही हैं तो घटाने का कार्य करेगी। तो इस हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही तो है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। बात दोनों सही कह रहा है लेकिन जो चीजें बताई गई है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49, सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना जरूरी है। बिल्कुल, प्रभावी समय प्रबंधन कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। हाँ, अगर हम समय का प्रबंधन एकदम इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं तो ये बेनिफिट हमको बिल्कुल मिलता ही मिलता है। तो ये बात भी सही कह रहा है और ये बात भी सही कह रहा है, लेकिन जो ये रीजन है ना, ये इस दर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब जो चीजें यहाँ बताई गई है वो इस वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बात ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ये जो कह रहा है ठीक कर रहा है। तो इसलिए हमारा सी जवाब है। ए और सही दोनों है लेकिन एक्सप्लेन नहीं। फाइनली हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट। अब सेक्शन सी पे करते हैं, जो हमें इस सारी चीजों के आधार पर जवाब देना है। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो सबसे ज्यादा हमें एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर विटामिन? तो बहुत सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो इसका सही जवाब कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सीमा विगन डाइट लेती है, वेगन डाइट से कहते हैं। वह किसी भी पशु उत्पाद को खाने में या अन्यथा भी प्रयोग में नहीं लाती, जैसे गाय, भैंस आदि का दूध, अंडे, ये सब भी नहीं खाती। प्रातःकालीन आहार मेन्यू में से कौन सा विकल्प सीमा के लिए सबसे उपयुक्त होगा? मक्खन का टोस्ट, सोया दूध ओट्स, पनीर पकोड़ा या फिर शहद पैनकेक? मेरे ख्याल से मुझे तो सारा मिलना चाहिए तभी मजा आएगा यार, एक एक मजा नहीं आएगा। या फिर रोज सुबह ये मिल जाए, दोपहर में ये मिल जाए, शाम को ये मिल जाए, फिर ये भी मिल जाए, सब कुछ मिलना चाहिए, है ना? तब मजा आएगा ना अच्छे से। तो सही जवाब आपका सोया दूध। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन सोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ये एनर्जी के साथ साथ हमारे शरीर को बेहतर बनाता है और मतलब बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट के रूप में इसको अपनाया जाता है। संतुलित आहार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। बिल्कुल, संतुलित आहार में सभी प्रकार के फूड आइटम्स आते हैं। आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते, मतलब आरडीए का अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन डज नॉट मीट पोषक तत्व के लिए सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं। या फिर डी, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में मदद करता है। यानी जो संतुलित आहार है वो क्या करता है? हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और बचाता भी है। बिल्कुल ठीक है। पोषक तत्वों के लिए सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं, कई बार ठीक है। या फिर आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते, या ये बात ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ना आपका ऑप्शन नंबर बी है। आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते। आरडीए के अनुसार पोषक तत्व जो होते हैं वो नहीं मिलते, इसमें न्यूट्रिशन में हमें ये बताया गया। ठीक है, फल और सब्जियां के समृद्ध बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फल और सब्जियां क्या है? प्रोटीन के समृद्ध है, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? सही जवाब है आपका विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 54, निम्नलिखित में से किन्हें वृहद पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? वृहद का मतलब हो गया मैक्रो न्यूट्रिशंस, क्लासिफाई किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को, मिनरल को, विटामिन को या फिर फैट को? इनमें से कौन सा जवाब आपका सही है?
जो मैक्रो न्यूट्रिशन में क्लासीफाई करता है हमारे पोषक तत्वों को, यानी कि न्यूट्रिशन को। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है बच्चों? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 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 यानी कि सेकेंड और थर्ड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो बी यानी कि खा। आखिरी प्रश्न ये रहा, फटक से करते हैं इसे भी। आहार पिरामिड के प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन परोसी जाने वाली निर्धारित मात्रा को दर्शाता है। कारण, इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। क्या ये बात सही है? जो आहार पिरामिड हम बना देते हैं कि पहले क्या, उसके बाद क्या, फिर क्या, तो उसका जो आकार है परोसी जाने वाली निर्धारित मात्रा को दर्शाता है। और ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार किया जा सकता है। क्या ये बात सही कहा जा रहा है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारी असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और जो रीजन है ना वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन करता है। असर्शन यानी कि अभिकथन, रीजन यानी कि कारण, यानी जो हमारा कारण है वो हमारे सभी कथन को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। इस हिसाब से हमारी ये वाली बात भी सही है, ये बात भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सो इस तरीके से हमने सारे के सारे प्रश्न कर लिए बच्चों, और हमने 55 में से 55 अटेम्प्ट कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे और आपको आइडिया लग चुका होगा कि कैसा एग्जाम आपका आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट आपके इस एग्जाम के लिए, और मुझे खुशी हुई कि सारे के सारे बच्चे 35 में से 35 मार्क्स लाएंगे। सो ऐसे ही पढ़िए। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। अगर आई है तो बस आपका अच्छे से कमेंट हम देखना चाहते हैं और क्या चाहेंगे। सो ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।